सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन के हुथीज का तेल अवीव और अशदोद पर बड़ा हमला, एक साथ आर्मी हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट, बंदरगाह और जहाज को हिट करने का किया दावा। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने किया अजीब दावा, कहा दारुल हुकूमत छोड़कर भाग रहे हैं हुथीज के लीडर। गजा सिटी में लोगों की बेदखली और मायूसी बढ़ी, एक दिन में 100 से ज्यादा गाज़ा शहीद। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने किया बड़ा ऐलान, कहा फिलिस्तीन की आज़ादी अब रुकेगी नहीं। अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगाई, बहुत जुगाड़ से तेल बेच रहा था ईरान। और तख्त छीनने के बाद भी बशर अल असद की मुश्किलें नहीं हुई कम, फ्रांस ने गिरफ्तारी वारंट किया जारी। चलिए करते हैं इस शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। यमन के हुथीस ने इसराइल के दिल में दहशत मचाने का दावा किया है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइली आर्मी के हेडक्वार्टर, एक एयरपोर्ट और एक जहाज पर डायरेक्ट हिट किया है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट और हुथीस के मुताबिक उन्होंने 2 सितंबर की रात तेल अवीव में वाक़ इसराइली आर्मी के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अशदोद बंदरगाह और एक समुद्री जहाज पर सीधा हमला किया। इसराइली आर्मी के जनरल स्टाफ के हेडक्वार्टर पर किया गया हमला इन हमलों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हुथीस के फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने अल मसीरा टीवी पर बयान देते हुए कहा कि उनका सम्माद 4 ड्रोन, ये इस ड्रोन का नाम है, सम्माद 4 ड्रोन तेल अवीव में इसराइली आर्मी के हेडक्वार्टर पर जा टकराया। ये याहिया सारी का दावा है। इसके अलावा उनके ड्रोन्स ने हदेरा के पावर स्टेशन, तेल अवीव के एयरपोर्ट और अशदोद पोर्ट को भी निशाना बनाया। याहिया सारी ने अपने बयान में ये सब कुछ बताया। याहिया सारी का ये भी कहना है कि रेड सी के शुमाली हिस्से में मौजूद एक कंटेनर जहाज MSC AB पर 2 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल दागी गईं, क्योंकि ये जहाज इसराइली बंदरगाहों से कारोबारी ताल्लुक रखता है। याहिया सारी के मुताबिक उनके तमाम ड्रोन्स और मिसाइल अपने निशाने पर लगे। ये दावे अभी तक आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सके हैं और ना ही इसराइल या उस जहाज़ के ऑपरेटर ने कोई तस्दीक की है। हुथीस का ये ताज़ा चौतरफा हमला उस वक्त सामने आया जब कुछ रोज़ पहले ही इसराइल ने यमन के शहर सना में हुथी हुकूमत की मीटिंग पर बमबारी की थी, जिसमें हुथीस के वज़ीर आज़म अहमद अल रहावी और 11 मिनिस्टर्स मारे गए थे। उसके बाद से ही हुथीस ने वाज़ेह कर दिया था कि इसराइल के लिए अब अंधेरे के दिन शुरू हो चुके हैं। अंधेरे के दिन, देखिए इसमें अभी और क्या कुछ होता है। लेकिन कमाल की ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे जब भी हमले होते हैं हुथीस की तरफ से, तो इसराइली मीडिया ही सबसे पहले रिपोर्ट करता है कि एक मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली, एक ड्रोन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रूस की सरकारी तास न्यूज़ एजेंसी, चाइना की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, इन सब ने रिपोर्ट किया। अल मसीरा टीवी खुद यमन के हुथीस के कंट्रोल वाला मीडिया हाउस, उसने रिपोर्ट किया और इसराइली मीडिया इस खबर से दूर रहा। क्या वाकई उनकी आर्मी का हेडक्वार्टर हिट हुआ है? उनका जहाज़ हिट हुआ है? क्या उनका बंदरगाह और उनका एयरपोर्ट हिट हुआ है? कुछ गड़बड़ है कि कई घंटों तक इसराइली मीडिया इस खबर पर खामोश रहा। इसमें जो भी और अपडेट्स होंगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बढ़ते हैं आगे। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज़ हुथीस के बारे में ऐसा दावा कर रहा है जो सुनकर भी आसानी से गले नहीं उतरता। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक काट्ज़ का कहना है कि सना शहर में बैठे हुती लीडर अब वहां से भाग रहे हैं और सादा, अमरान और दूसरे इलाकों में बने मजबूत ठिकानों की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इसराइली हमले किसी भी वक्त फिर से सना शहर को हिला सकते हैं। सना में ही इसराइल ने हमला करके हुथीस के प्राइम मिनिस्टर को मारा था। और ये खबर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये है वजूद में छपी है। इस पर यकीन ना करना या करना आपका फैसला है। काट्ज़ ने हुती लीडर पर तंज करते हुए कहा कि कट्टर इस्लामी दहशतगर्दी के सभी लीडर पहले ही अपनी जान की फिक्र करते हैं, सबसे पहले अपनी जान का फिक्र करते हैं और अपने आम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। उसने यहाँ तक कहा कि जिस तरह हमास के लीडर गजा छोड़कर कतर के होटलों में बैठे हैं, हुती भी अब यमन में यही कर रहे हैं। काट्ज़ ने धमकी देते हुए कहा कि हमने उन्हें इस बार भी निशाना बनाया और आगे भी शिकार करना जानते हैं। काट्ज़ ये नहीं बताता कि नेतन्याहू का बेटा आखिर यार लिपिट बाहर क्यों रहता है।
खैर, इस दावे के साथ ही इसराइली अखबार ने यह भी रिपोर्ट किया कि हूथीज़ की क़यादत के बड़े नाम जैसे मोहम्मद अली अल हूथी, अब्दुल करीम अल हूथी, अबू अली अल हाकिम जो कि नए इंटेलिजेंस चीफ हैं हूथीज़ की अपनी गवर्नमेंट के, और अहमद हमीद, ये सब पिछले कुछ दिनों से सना शहर से गायब हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनके ख़ानदानों को बसों के ज़रिए अमरान और सादा ले जाया गया और हूथी लीडरों को हुक्म दिया गया कि अब न सरकारी इमारतों का इस्तेमाल करें और ना ही किसी पब्लिक जगह पर नजर आएं। हकीकत क्या है और कितना सच है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। अभी तो ये महज इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर की लफ्ज़बाजी है जिसे निगलना सच में मुश्किल है, लेकिन एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये खबर सही भी हो सकती है। हूथीज़ के लीडर, जाहिर सी बात है, हर कोई फोर्स अपनी लीडरशिप को बचाना चाहती है और उन्हें महफूज ठिकानों पर पहुंचाना एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। बढ़ते हैं आगे। गज़ा सिटी पर इस्राएली फ़ौज के कब्ज़े से पहले गज़ा के लोगों के दर्द में डूबी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है। एक चैनल ने गज़ा सिटी में लोगों से बात की जहां इस्राएली आर्मी की चढ़ाई से पहले ही बेदखली और तबाही का आलम है। बातचीत में गज़ा के लोग मायूसी, गुस्से और टूटी हुई उम्मीदों का इजहार करते नजर आए। गज़ा के एक बाशिंदे ने एक कैमरे पर कहा, 40 साल से सुन रहा हूँ कि इसराइल के पास एटमी हथियार हैं, तो बस एक एटम बम मार दें और सब ख़त्म कर दें। अब और बर्दाश्त नहीं होता, हम पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। एक दूसरे गज़ा के शख्स ने कहा कि इसराइली आर्मी का मकसद गज़ा पर पूरा कब्ज़ा करना है। पिछले तजुर्बे बताते हैं कि फ़ौज जो कहती है वो कर दिखाती है। महमूद नाम के एक शख्स ने कहा कि उसे अपने बच्चों और ख़ानदान का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। मुझे यहाँ से हिजरत करनी होगी। अगर बॉर्डर खुल जाए तो मैं सबसे पहले बाहर निकल जाऊँगा। हालांकि इस तरह से गज़ा को छोड़कर जाने का ख्वाब देखने वाले या हसरत रखने वाले बहुत कम लोग हैं। वो जानते हैं एक बार गज़ा को, फ़लस्तीन की मिट्टी को उन्होंने छोड़ा तो फिर वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन 5-10% लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। गज़ा सिटी के हालात ऐसे हैं कि लोग या तो मौत की दुआ कर रहे हैं या फिर बाहर निकलने की राह ढूंढ रहे हैं। गज़ा में मंगल को इसराइली हमलों में 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिसमें से 50 से ज़्यादा लोग अकेले गज़ा सिटी में मारे गए। आप गज़ा सिटी में तबाही का पूरा मंजर इस आंकड़े से समझ सकते हैं। इसराइल का गज़ा सिटी कब्जाने का ख्वाब अब फ़लस्तीनियों के खून की नदियाँ बहा रहा है। फ्रांस ने फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल को साफ पैगाम देते हुए कह दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, तुम चाहे जो भी कुछ कर लो। इस अच्छी खबर को सुनिए। वैसे उम्मीद तो कम है, लेकिन अगर ऐसा सब मुमकिन हो पाया तो पूरे फ़लस्तीन का ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैक्रोन ने मंगल को साफ कहा कि गज़ा पर इसराइल की जंग, ज़मीनों पर कब्ज़ा या जबरी तौर पर आबादी को बेदखल करने की कोशिश, इन सब से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने की मुहिम नहीं रुकेगी। फ्रांस उन मुल्कों में शामिल है जो न्यूयॉर्क में होने वाली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत मानने की तैयारी कर रहे हैं। बेल्जियम ने भी हाल ही में कल ही इस बारे में ऐलान किया और फ्रांस के ऐलान की तायीद की। मैक्रोन ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के बाद सोशल मीडिया एक्स पर जो लिखा उसे सुनिएगा। एमैनुअल मैक्रोन ने लिखा, ना तो कोई फ़ौजी हमला, ना ज़मीन हड़पने की साजिश और ना ही जबरी बेदखली, कुछ भी अब इस सफ़र को नहीं रोक सकता। हमने वली अहद के साथ, हमने क्राउन प्रिंस के साथ जो मोमेंटम पैदा किया है उसमें दुनिया के कई मुल्क शामिल हो चुके हैं। मैक्रोन ने यह भी बताया कि वो और मोहम्मद बिन सलमान 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस को जॉइंट सदारत करेंगे, यानी को चेयर करेंगे। उनका कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है सबसे वसी पैमाने पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हिमायत जुटाना, गज़ा में परमानेंट जंगबंदी लागू करना, तमाम होस्टेजेस की रिहाई करवाना, इंसानी मदद की बड़ी पैमाने पर डिलीवरी गज़ा में पहुंचाना और गज़ा की बहाली के लिए स्टेबलाइजेशन मिशन भेजना। मैक्रोन ने आखिर में साफ कहा और साफ किया भी कि हमास को गज़ा की हुकूमत से बाहर रखना होगा, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत किया जाएगा और गज़ा की पूरी तामीर करवाई जाएगी। ईरान पर अमेरिका फिर कर रहा है सख्ती।
ये खबर आई है सामने। तेहरान के तेल कारोबार पर अमेरिका ने नया शिकंजा कस दिया है। अमेरिका ने उन शिपिंग कंपनियों और जहाज़ों के एक बड़े नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी है जिनके जरिए ईरानी तेल को इराक का तेल बताकर बेचा जा रहा था। बहुत जुगाड़ से ईरान ये सब कर रहा था। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के ऑयल रेवेन्यू स्ट्रीम को टारगेट करके हम उस हुकूमत की ताकत को कम करेंगे जो अमेरिका और उसके दोस्तों पर हमले करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसी ऑयल सप्लाई के लिए कमिटेड हैं जो ईरान से फ्री हो, यानी ईरान का तेल ना हो उसमें, और हम यानी अमेरिका ईरान की सारी सीक्रेट कोशिशों को नाकाम करते रहेंगे। साफ है दोस्तों कि ईरान अपने ऊपर लगी पाबंदियों के चलते अगर छुप छुपा कर भी कुछ पैसा कमाना चाहे तो भी अमेरिका उसे जीने नहीं देता। लेकिन कमाल की बात है कि इतनी पाबंदियां और जुल्म झेलने के बाद भी ईरान अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर अपने दुश्मन के सामने तनकर खड़ा रहता है। ईरान हर रोज़ बहुत कुछ सीखता है। ईरान हर रोज़ बहुत कुछ सिखाता भी है। ईरान से जुड़ी एक और खबर है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की मिसाइल वाली डिमांड्स न्यूक्लियर बातचीत का रास्ता रोक रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत अभी बंद नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की तरफ से ईरानी मिसाइलों पर पाबंदी की मांगों ने बातचीत मुश्किल कर दी है। ये बात मंगल को ईरान के एक सीनियर या सुपर सीनियर ऑफिशियल ने कही जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बेहद खास हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि हम तर्क के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मिसाइलों पर पाबंदी जैसी मुश्किल मांगें उठाकर वो ऐसा रास्ता बनाते हैं जो किसी भी बातचीत को नामुमकिन कर देता है। मगरिब के मुल्कों को डर है कि ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम न्यूक्लियर हथियार बना सकता है और मिसाइल से उसे इसराइल तक भेज भी सकता है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और आम कामों के लिए है। वो यूरेनियम सिर्फ ईंधन बनाने के लिए एनरिच कर रहा है, बम बनाने के लिए नहीं। ईरान ने यह भी कहा कि वो ऐसी मिसाइल नहीं बनाना चाहता जो एटम बम ले जा सके। ये बयान उस वक्त आए हैं जब पिछले हफ्ते फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने स्नैपबैक मैकेनिज्म पेश किया। स्नैपबैक मैकेनिज्म, इसके तहत अगर इन E3 ने चाहा तो ईरान पर पहले से लगे UN के बैन फिर से लग सकते हैं। तीनों देशों ने ईरान से कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत करें ताकि ये सैंक्शंस 6 महीने के लिए टाल दिए जाएं। तख्त छीनने के बाद भी बशर अल असद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। फ्रांस ने मंगल को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सिर्फ अल असद ही नहीं, उनके 6 सीनियर ऑफिशियल्स भी निशाने पर हैं। मामला 2012 का है जब होम्स शहर में हुए एक बम धमाके में 2 जर्नलिस्ट की मौत हो गई थी। अमेरिका की मैरी कॉल्विन और फ्रांस के फोटोग्राफर रेमी ऑचलिक मारे गए थे। हमले में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर, एक फ्रांसीसी रिपोर्टर और एक सीरिया का ट्रांसलेटर भी जख्मी हुए थे। बशर अल असद 2024 में अहमद अल-शरा की लीड फोर्सेस के सीरिया और दमिश्क के बाकी जो इलाके हैं वहाँ पहुँचने के बाद अपनी फैमिली के साथ रूस भाग गए थे अल असद, लेकिन उनकी सटीक लोकेशन अभी तक पता नहीं चली है। ये जो वारंट जारी हुआ है गिरफ्तारी का, उसमें उनके भाई माहिर अल असद, इंटेलिजेंस चीफ रहे अली ममलूक और उस वक्त के आर्मी चीफ रहे अली अयूब को भी शामिल किया गया है। ये थी कुछ खबरें जो ट्रांसपेरेंसी से फैक्ट के साथ आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ कि कोशिश पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।